तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन और उसका सेकंड टॉपिक है एल्कीन। और एल्कीन को हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन कैसे बनाएं। अब जैसा कि आप जानते हो एल्कीन में हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो डबल बॉन्ड हम कैसे कैसे लगा सकते हैं और किन में लगा सकते हैं वो हमें देखना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला सवाल, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। तो सबसे पहले आप बनाओ इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल, और इथेनॉल से हमें बनाना है इथीन। तो इसमें आप ऐसा करो, अगर आप HOH निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे, तो यहाँ एल्कीन बन जाएगा। तो वाटर निकालने के लिए आप यूज़ करो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करता है, लेकिन कितने डिग्री पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी याद रखना जरूरी। तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल जो है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला तरीका एल्कीन बनाने का फ्रॉम एल्कोहल, और एल्कोहल का करना क्या है, डिहाइड्रेशन करना है। तो यहाँ पर हमने HOH वाटर निकाल दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। दूसरा तरीका, हाउ कैन एल्कीन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल। अब यहाँ मैं दूसरा एल्कोहल ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ लेता हूँ ब्यूटेन टूओल। ये ब्यूटेन टूओल हुआ, इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसा लिख दिया, और फिर इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ भी वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर वाटर HOH यहाँ से निकलेगा और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। क्यों डबल बॉन्ड बीच में, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, HOH ये निकल सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ क्यों नहीं आया। डबल बॉन्ड बीच में ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ब्यूट 2इन ये मेजर होगा। ब्यूट 1इन भी बन सकता है, लेकिन वो माइनर होगा, तो हम हमेशा मेजर की बात करेंगे। अगला तरीका अल्काइल हैलाइड। तो देखो अल्कोहल से हम बना सकते हैं, आपको ये देखना है डबल बॉन्ड बीच में आए, स्टेबल जगह आए, तो वहाँ से हम वाटर निकाल देंगे, और डबल बॉन्ड बीच में आ रहा हो तो बीच में पहले लगाएंगे अल्काइल हैलाइड। अब एक अल्काइल हैलाइड, ये हो गया अपना इथाइल क्लोराइड, और इसमें अगर मैंने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, एल्कोहलिक KOH मतलब इथेनॉल प्लस KOH। ये एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, हाइड्रोजन हैलोजन को हटाता है। तो एल्कोहलिक KOH हाइड्रोजन हैलोजन को हटा देगा और यहाँ बन जाएगा इथीन। तो इसको हम बोलेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, इथेनॉल प्लस KOH डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है। इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है CH3CH2OK, या फिर एल्कोहल इन बेसिक मीडियम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है। डी का मतलब कम होना, हाइड्रोजन और हैलोजन का कम होना, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर ये प्रोपीन है और इसमें हमने डाइल्यूट KMnO4 डाला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूट के KMnO4 की प्रेजेंस में ये दो कार्बन दोनों पे OH लग जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डायऑल। तो कभी भी KMnO4 की प्रेजेंस में हम एल्कीन का अगर हाइड्रेशन करेंगे तो वहाँ पर डाईऑल बन जाएगा। ये देखो यहाँ पर दो कार्बन दोनों पर OH लग जाएंगे। What happens when 2-bromobutane is being treated with alcoholic KOH? ठीक है, बना देते हैं जरा 2-bromobutane और ये एल्कोहलिक KOH, क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। हैलोजन तो ये वाला निकलेगा। अब हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, अब हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने बताया था डबल बॉन्ड बीच में ज़्यादा स्टेबल होता है। डबल बॉन्ड का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक ना करे, ऐसा डबल बॉन्ड जो बीच में है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्यूट 2इन। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। अब देखो आइसोमेरिज्म की हम बात करें एल्कीन में,
अब एल्कीन में जैसे पोजीशन आइसोमरिज्म हो सकता है, ब्यूट 1इन ब्यूट 2इन पोजीशन आइसोमरिज्म हो गया। फिर उसके बाद एल्कीन में एक देखने को मिलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। एल्कीन की खास बात क्या है, इसके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये एल्कीन है, यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप है, अब यहाँ पर ये ट्रांस हुआ और ये सिस हुआ। जैसे मैं बात करूं ब्यूट 2इन की, ब्यूट 2इन में ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ये 2 मिथाइल ग्रुप, ये हो गया ट्रांस, ट्रांस टू ब्यूटीन, और ये हो जाएगा सिस टू ब्यूटीन। तो यहाँ पर ये जो ट्रांस है ये ट्रांस ही रहेगा और यहाँ पर जो सिस है वो सिस ही रहेगा। आप इसको रोटेट करोगे तो ये सिस ही है, ये यहाँ पर ऐसे रोटेट करोगे तो सिस ही है। तो यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट नहीं सकता, इस वजह से सिस सिस रहेगा और ट्रांस ट्रांस रहेगा। तो यहाँ पर जो मेन आइसोमेरिज्म एल्कीन में हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो भी इस वजह से कि डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन? सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। ये देखो, ये हुआ सिस टू ब्यूटीन, और अगर ये CH3 अपोजिट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रांस टू ब्यूटीन। हाइड्रोजन दोनों अपोजिट, ट्रांस, ये दोनों हाइड्रोजन साथ में, तो ये हो गया सिस, सिस एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है, उस वजह से आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। तो ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज रेस्ट्रिक्टेड rotation around pi bond. Restricted rotation around pi bond gives geometrical isomerism. What type of isomerism is shown by 2-butene? अभी बताया, geometrical isomerism. और geometrical ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरह के, एक सिस टू ब्यूटीन, एक ट्रांस टू ब्यूटीन। ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन साथ साथ, क्लोरीन साथ साथ, ये हो गया सिस। ये C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन अपोजिट, ये हो गया ट्रांस। तो ये सिस और ट्रांस। अब देखो यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनाना है, चलो बनाते हैं। C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन C2H5, CH3 एंड CH3। क्या इसका सिस ट्रांस आइसोमर बन सकता है? इसका सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? अरे भाई, दोनों जगह यहाँ पर 2 जगह CH3 हो गया। अब इसको आप रोटेट कर दोगे, CH3 को ऊपर, इस CH3 को नीचे, तो भी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आने वाला, वो सिमिलर स्ट्रक्चर ही होंगे। या आप इसको ऊपर इसको नीचे कर दोगे तो भी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आना। तो यहाँ पर सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये C डबल बॉन्ड C, ये H ऊपर CH3 और यहाँ पर ये फिनाइल रिंग। अब ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? सिस। अब इसका ट्रांस देखो, ये हाइड्रोजन साथ साथ सिस। अब ट्रांस बनाना हो इसका तो ये हाइड्रोजन अपोजिट कर दो, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अलग आना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए। नेम द एल्केन एंड एल्कीन विच आर आइसोमेरिक। एल्केन एल्कीन भी आपस में आइसोमेरिक हो सकते हैं क्या? अब जैसे मैं बात करूं ब्यूटीन की, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, और ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है इसको समझते हैं। ब्यूटीन
ये हो गया ब्यूटवनीन, ब्यूटीन। अब इस ब्यूटीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो यहां पर ये साइक्लोब्यूटेन और ये ब्यूटीन आपस में क्या है, आपस में ये एल्कीन है, ये एल्केन है, ये चेन है और ये रिंग है, और इनमें आपस में कौन सी है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें एक एल्केन है ब्यूटेन और एक एल्कीन है। Why cis 2 butene has higher boiling point than trans 2 butene? बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। cis 2 butene, ये रहा अपने पास cis 2 butene, और फिर हम बात करें ट्रांस 2 butene की। ये है ट्रांस 2 butene, ये cis 2 butene, ये ट्रांस 2 butene। अब देखो यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे, ये जो कार्बन है इसमें 3 सिग्मा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से देखो यहाँ पर डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या है, डायपोल डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। अब हम बात करें सिस 2 ब्यूटीन की, तो सिस 2 ब्यूटीन में डायपोल मोमेंट है। अब आप समझो एक कंटेनर में सिस 2 ब्यूटीन है और बहुत सारी सिस 2 ब्यूटीन है। अब इनमें क्या होगा, प्लस और माइनस चार्जेस डेवलप हो गए। तो एक सिस 2 ब्यूटीन दूसरे सिस 2 ब्यूटीन से डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेंगी, मतलब इनका थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा इसलिए इनको बॉयल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, या इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हायर रहेगा। तो यहाँ पर ये जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन सिस 2 ब्यूटीन, इस वजह से ऐसा है। और ट्रांस में डायपोल मोमेंट 0 है, डायपोल इंटरेक्शन ही नहीं है। Write a suitable reason for the following. Trans 2 butene has higher melting point than cis 2 butene. अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सिस का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ गया है। देखो, पहले अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे तो हीट करने पर पहले वो मेल्ट होगा और उसके बाद बॉयल होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, और इसके पहले हमने करी थी बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, जैसे ही सिस और ट्रांस मेल्ट हुए, मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इनके बीच डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लगने लगा। सॉलिड फॉर्म में तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, कैटायन एनायन मूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मेल्ट होने के बाद जो डायपोल का इंटरेक्शन है वो हो सकता है। प्लस माइनस चार्जेस अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो हमने बनाया जैसे ट्रांस, ये रहा ट्रांस 2 ब्यूटीन और ये है सिस 2 ब्यूटीन, और अभी ये सॉलिड फॉर्म में, अब हमें इन्हें मेल्ट करना है। सॉलिड फॉर्म में देखा जाए तो ये जो दो मिथाइल हैं ये एक दूसरे से दूर हैं और ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन बढ़ने से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। वहीं यहाँ पर ये दो मिथाइल ग्रुप हैं, ये एक दूसरे से दूर हैं, तो इनमें रिपल्शन कम है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और इस वजह से अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें
तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। लेकिन मेल्ट होने के बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस आ जाती हैं, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट सिस का ट्रांस से ज्यादा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस 2 ब्यूटीन इज लोअर देन दैट ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन। बिल्कुल सही, अभी अपन ने देखा ट्रांस 2 ब्यूटीन में क्या है, लेस रिपल्शन है, लेस रिपल्शन है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है और जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस एल्कीन इज हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रांस एल्कीन। अभी मैंने सिस में क्या बताया, सिस में मैंने बताया कि प्लस और माइनस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे डायपोल की वजह से। और वाटर में, वाटर की हम बात करें तो वाटर में भी निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो देखो सिस में डायपोल डेवलप हो रहा है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट तो जीरो है, तो सिस में डायपोल डेवलप हो रहा है और वाटर में भी डायपोल है, तो यहाँ पर पोलर डिसॉल्व्स पोलर, यहाँ पर पोलर पोलर को डिसॉल्व कर लेगा, इस वजह से सिस वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन की केमिकल रिएक्शन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्कोवनिकोव रूल्स। चलो अब हम एल्कीन की केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक एल्कीन बनाते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ प्रोपीन। अब प्रोपीन में हम डालते हैं HBr। अब HBr कैसे ब्रेक होगा, प्लस एंड माइनस में। और ये जो प्रोपीन है ये कैसे ब्रेक होगा, देखो अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह HBr जुड़ेगा। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो यहां निगेटिव यहां पर पॉजिटिव। ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ऐसा होगा। या फिर आप ऐसा सोच लो मिथाइल का यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और इस पे प्लस आ गया। तो इसको प्लस माइनस में तोड़ा, इसको प्लस माइनस में तोड़ा और इनको अब हम आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और Br यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH Br एंड CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर ये जो रूल है ये मार्कोवनिकोव रूल है। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेस टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर से बोलता हूँ, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेस टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये मार्कोवनिकोव रूल है। अब मार्कोवनिकोव है तो एंटी मार्कोवनिकोव भी होगा। अगर HBr और पेरोक्साइड आ गया, अब पेरोक्साइड मतलब जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम पेरोक्साइड कहते हैं। और पेरोक्साइड जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने वाले एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोवनिकोव में क्या था, ये Br इससे लगने वाला था। एंटी मार्कोवनिकोव में आप इस Br को इससे लगाओगे, CH3 CH2 CH2 एंड Br। एंटी मार्कोवनिकोव रूल ये पेरोक्साइड मैकेनिज्म से होता है। और पेरोक्साइड मैकेनिज्म मैंने एक वीडियो में बताया है, आप जाके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पेरोक्साइड मैकेनिज्म की, तो उसको आप एक बार पूरा देख लेना पेरोक्साइड मैकेनिज्म क्या होता है। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे यहाँ पर पेरोक्साइड है, ये फ्री रेडिकल है, और ये जो फ्री रेडिकल है जब HBr से टकराएगा, जैसा कि आपको पता है फ्री रेडिकल अगर HBr से टकराएगा तो फ्री रेडिकल बनाएगा। तो जैसे ये फ्री रेडिकल है तो ये हाइड्रोजन को ले लेगा और Br फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। अब समझना, अब Br फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, तो Br फ्री रेडिकल जो है, इस कार्बन को आप ब्रेक कर लो, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल। अगर Br यहां लग जाएगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और Br यहां लग जाएगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो Br यहां लग जाएगा CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल। तो ये तो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है, तो ये नहीं बनेगा। तो Br यहां पर टर्मिनल पे लगेगा तो स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल आप जानते ही हो कि भाई कार्बोकैटायन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां पर CH3 CH CH2 Br और यहां आ जाएगा ये फ्री रेडिकल,
और फिर से इसमें HBr रिएक्ट करेगा तो ये जो हाइड्रोजन है फिर यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ CH3 CH2 CH2 Br हो जाएगा। ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है। खराश इफेक्ट इसी को कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट इसी को कहते हैं। अब देखो ये उन्होंने परऑक्साइड बना दिया, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड हो, ये 2 ऑक्सीजन, ये देखो 2 ऑक्सीजन ये बना दिए मैंने, और फिर ये C डबल बॉन्ड हो, ये बेंजीन, तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, परऑक्साइड है। और परऑक्साइड इफेक्ट वही मैकेनिज्म होने वाला है, Br फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे जाके लग जाएगा क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पे CH3 आएगा, CH3 CH2 CH2 Br, तो यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब देखो यहां पर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन करता है, हाइड्रोजन हेलोजन को हटाता है। अपन ने पहले भी देखा था, ये हाइड्रोजन हटाओ और ये HBr निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ब्यूटूइन, ब्यूटूइन टू इथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्कीन की, जिसको हम कहते हैं ओजोनोलिसिस, ये है ब्यूटूइन, और इसका करना है ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस में आपको क्या करना है, एक ही बात याद रखना है, डबल बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो। ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ओजोनोलिसिस, ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, मतलब पूरा टूटेगा, टूट के अलग होगा, CH3 CH, ये CH ये CH3। अब देखो ये डबल बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH3, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया इथेनॉल, और ये बन गया अगला इथेनॉल। तो 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे ब्यूटूइन के ओजोनोलिसिस से। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल, प्रोपीन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर मैंने वाटर ऐड कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये OH निगेटिव यहाँ लग जाएगा, ये H यहाँ लग जाएगा, तो ये CH3 CH OH एंड CH3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल। What product would you get from the acid catalyzed hydration of 1-methyl cyclohexene? ठीक है, साइक्लोहेक्सीन बना दो, और ये रहा 1-methyl साइक्लोहेक्सीन, और इसका हमें हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना है, और वाटर ऐड करना है तो आपको एसिडिक मीडियम में करना पड़ेगा, HOH, एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होने वाला है, अब प्लस कहाँ स्टेबल रहेगा, ये ऊपर कि यहाँ नीचे, प्लस जो है ऊपर स्टेबल रहेगा। याद करो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ प्लस आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। हमने इसको प्लस माइनस में तोड़ा, इसको प्लस माइनस में सही तोड़ा। अब देखो जैसे ही प्लस माइनस आ गया मतलब ये पाई बॉन्ड गायब हो गया, अब ये गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये CH3, और अब ये जो OH है वो इस कार्बन से लगने वाला है, और ये जो H है वो यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल, 1-methyl साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड इसका बन जाएगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन। देखो प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब स्कूल लेवल के एग्जाम में कैसे करना भाई, जैसे ओजोन है, ठीक है, ओजोन हमने इसमें डाला तो CH3CH, ये ऑक्सीजन, ये CH2, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है। फिर उसके बाद ये ब्रेक होता है ऐसे और ऐसे, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब इस तरह से ब्रेक होने के बाद CH3C डबल बॉन्ड H, ये बन गया इथेनॉल, और ये एक कार्बन वाला बन जाएगा मीथेनॉल। तो इथेनॉल और मीथेनॉल बनेगा प्रोपीन के ओजोनोलिसिस से, ठीक है। तो आप स्कूल लेवल के एग्जाम में अगर लिखोगे तो ऐसे लिख देना, तो ये ज़्यादा सही रहेगा।
राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ 2,3-डाइमिथाइल हेप्ट 3इन। जैसे ही हेप्ट बोला 7 कार्बन बना दो, 1 2 3 ये रहा 3इन। अब 3 और 4 पर डाइमिथाइल बना दो। अब इसका ओजोनोलिसिस करना है, तो करना क्या है, वही डबल बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, यहां पर आप डबल बॉन्ड तोड़ दो, तो यहां पर 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटेनोन, और 1 2 3 4 और ये हो जाएगा पेंटेन 3-ओन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन और ये हो जाएगा पेंटेन 2-ओन। ये देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन 2-ओन और ये ब्यूटेनोन। यहां पर इसका ओजोनोलिसिस करने पर ये बन गया प्रोडक्ट। प्रोपेनल एंड पेंटेन 3-ओन। चलो, प्रोपेनल एंड पेंटेन 3-ओन आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? प्रोपेनल, ये अपना हुआ प्रोपेनल, और क्या बोल रहा है, पेंटेन 3-ओन। पेंटेन 3-ओन को मैं ऐसे बनाता हूं, ये है पेंटेन 3-ओन, ये प्रोपेनल है, पेंटेन 3-ओन है। अब कौन सी एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया होगा कि ये बने होंगे? अब देखो यहां पर आज जिन कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आज जिन कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उनके बीच कभी डबल बॉन्ड रहा होगा, इसलिए मैंने पेंटेन 3-ओन को ऐसा बनाया है, और प्रोपेनल ये है। तो आप एक काम करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां लिख दो और ये 2 ऑक्सीजन हटा दो, और अब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अब देखो ये 2 ऑक्सीजन हट जाएंगे तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन हो गया। अब इसका नाम लिख दो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हेक्स, 3 पर डबल बॉन्ड 3 और 3 पर इथाइल, 3 इथाइल हेक्स 3। तो प्रोपेनल एंड पेंटेन 3-ओन ओजोनोलिसिस से बने हैं। किसके ओजोनोलिसिस से बने हैं? तो इस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से बने हैं। तो आपको क्या है, जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उनको आमने सामने लाना है, और उन 2 ऑक्सीजन को निकाल के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। अगला क्वेश्चन, एन एल्कीन ए कंटेन्स 3 कार्बन कार्बन 8 CH सिग्मा बॉन्ड and 1 CC pi bond. A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass 44U. देखो आपके काम का ये है 44U। चलो HCHO का मोलर मास देखते हैं। हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, 16, 17, 18, 19, 20 और 10, 30 हुआ, ये तो 44 चाहिए था। अब देखो प्रोपेन इथेनॉल का देखते हैं, CH3CHO, कार्बन 12, एक हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, कार्बन फिर 12, फिर हाइड्रोजन का 1, फिर ऑक्सीजन का 16, इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा 44। तो कहीं ना कहीं ये इथेनॉल की बात कर रहा है और बोल रहा है 2 मोल इथेनॉल बन रहे हैं। तो बताओ वो कौन सी एल्कीन है जो 2 मोल इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी? ठीक है, अब यहां पर वो एल्कीन होगी ब्यूटुइन। इसका अगर आप ओजोनोलिसिस कर दोगे जिंक H2O की प्रेजेंस में, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये हुआ इसका ओजोनोलिसिस। एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3-ओन। चलो इथेनॉल बना लेते हैं, इथेनॉल पेंटेन 3-ओन। अब यहां पर ये निकल जाएगा। ये देखो वही ट्रिक करना है अपने को भाई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को आमने सामने लाना है। ये कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये इथाइल और फिर ये 2 कार्बन। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, जहां से डबल बॉन्ड पहले आए वहां से नंबरिंग करना है। यहां पर तो यहां पर 5 कार्बन, तो ये हो गया पेंट। 2 पे क्या हो गया डबल बॉन्ड 2-इन, और 3 पर इथाइल, तो 3 इथाइल पेंट 2-इन। How will you convert the following 1 bromopropane, 2 bromopropane to 1 bromopropane?
यहाँ पर ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन और इससे बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसा करो, इसमें आप डालो एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो यहाँ पर बन जाएगा एल्कीन। ये बन गया एल्कीन। और मुझे Br टर्मिनल पे लगाना है, तो यहाँ पर हम डालेंगे HBr पेरोक्साइड, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, जिसकी वजह से Br यहाँ जाके लग जाएगा। तो पहले हमने कराया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, फिर हमने कराया हाइड्रोहेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा के 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाया। राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ HBr ऑन हेक्सवनीन। अब देखो यहाँ पर भी वो मार्कोवनिकोव रूल पूछ रहा है। हेक्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हेक्सवनीन है। अगर पेरोक्साइड ना हो, HBr डालें तो Br प्लस माइनस, और यहाँ पर ये माइनस प्लस, तो Br इससे लग जाएगा, 1 ब्रोमो बन जाएगा। और वहीं अगर पेरोक्साइड डालेंगे, देखो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अगर पेरोक्साइड डाला HBr के साथ तो यहाँ पर ये टर्मिनल वाला बन जाएगा। हाइड्रोजन आप लगा सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव ही आपसे पूछ रहा है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, Br निकलेगा और पास वाला एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इसका करेंगे ओजोनोलिसिस, क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गया इथेनल प्लस मीथेनल। अब देखो ये वाटर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, यहाँ पर ग्लाइकॉल बनेगा। ग्लाइकॉल मतलब 2 कार्बन, दोनों पे OH लग जाएगा, ऐसा ऑक्सीडेशन होगा, दोनों पर OH लग जाएगा। व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट? व्हाई इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ HBr? देखो यहाँ पर ये जो पेरोक्साइड है ना, ये पेरोक्साइड केवल HBr के केस में लगेगा, HCl और HI के केस में नहीं बनेगा, क्योंकि HBr पेरोक्साइड ये दोनों मिलकर फ्री रेडिकल बनाते हैं, ये Br फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, और पेरोक्साइड और ये आपस में रिएक्ट करके फ्री रेडिकल जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि एक का साइज काफ़ी बड़ा है, एक का साइज काफ़ी स्मॉल है। तो Br ही फ्री रेडिकल जनरेट करता है, और एंटी मार्कोवनिकोव रूल को भी केवल HBr की प्रेजेंस में ही देखा जा सकता है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म ये देखो 3 स्टेप में करना है। सबसे पहले जैसा कि अभी अपन ने देखा था, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बना रहे थे, तो सबसे पहला स्टेप है इसमें प्रोटोनेशन। हम H2SO4 डालते हैं, H2SO4 मतलब बहुत सारे H पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ जाएगा और स्टेप का नाम हो जाएगा प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन में क्या हुआ, CH3 CH2OH और इस H पॉजिटिव को ये लोन पेयर डोनेट हुआ, ये लोन पेयर इसको डोनेट किया गया। अब देखो ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी टेंडेंसी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और ये पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है अगले स्टेप में, जिसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा, CH3 CH2 और OHH और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये CH3 CH2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, ये वाटर निकल गया, ये H2O निकल गया, तो ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में होगा डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, अब डी प्रोटोनेशन में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ हो गया प्लस। अब देखो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलें, इथीन। तो यहाँ हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, ये प्रोटॉन निकल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बन गया इथीन। तो सबसे पहला प्रोटोनेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन और तीसरा डीप्रोटोनेशन। ये प्रोटॉन निकल गया, और प्रोटॉन निकल गया मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे गया, तो बन गया एल्कीन।
ये मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का और एल्कीन बनाने का। हाउ टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन? गिव इक्वेशन। देखो एल्कीन में अगर डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करना है तो आप डाल दो ब्रोमीन वाटर। अब ये ब्रोमीन वाटर क्या होता है? ब्राउन कलर का, और एल्कीन के साथ होगी रिएक्शन, तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है एल्कीन के साथ लग जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के बी आर जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्राउन कलर डी कलराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डी कलराइज हो जाएगा। तो इथीन में अगर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो यहाँ पर इसका ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, ब्राउन कलर डी कलराइज हो जाएगा। तो पहला टेस्ट ये हो गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहेंगे इसको एल्कीन में। अच्छा, एक और तरीका है, जैसे इथीन है और जो KMnO4 होता है ना, ये वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। अगर इथीन में KMnO4 डालें या इथीन को हम KMnO4 से पास करें तो यहाँ पर ये इथेन डायऑल बना लेगा, और जो KMnO4 का वॉयलेट कलर है वो चेंज होकर पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये भी डिटेक्शन टेस्ट है डबल बॉन्ड का। गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथेन, तो वही अपन ने करा, वही आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हो, Br2 वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में इथीन जो है इसका ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा, ब्राउन कलर डीकलराइजेस। और इथेन में जैसे अब मान लो ये इथेन है, अब इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन से पूरी तरह सैचुरेटेड है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है हाइड्रोजन के जुड़ने की। और इसमें अगर मैं ब्रोमीन वाटर डालूं तो कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमने कवर कर लिया एल्कीन।